हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स गुरु। चलिए, हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट्स पढ़ लिए, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिए। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट, राइट। देखिए वेक्टर प्रोडक्ट्स क्या होता है। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। राइट, स्केलर प्रोडक्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि स्केलर प्रोडक्ट इस तरह का प्रोडक्ट था दो वेक्टर्स का, जिसमें व्हेन यू multiply those two vectors by scalar method, the product or the right side you get is a scalar. In this case, we are going to multiply two vectors in such a way that the product is going to be a vector rather than a scalar. It is going to be a vector. अब देखिए कैसे होता है। the vector or cross product of two vectors A and B, you just say like this, this is A and this is vector B. Let the angle between them is theta. The vector cross product of two vectors A and B is defined as A cross B is equal to mod of A mod of B sin theta n cap, जिसको आप इस तरह से लिख सकते हो, दिस इज A इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, राइट। तो दिस इज A क्रॉस B, ठीक है। ये डेफिनेशन है। अब देखिए क्या डिफरेंस था, आपको मैं यहाँ पे वो भी लिख दे रहा हूँ जिसमें A डॉट भी हम लोगों ने पढ़ा था। A डॉट बी का डेफिनेशन क्या था स्केलर प्रोडक्ट का? A डॉट बी वॉज simply A into B into cos theta. This was scalar or dot product and this is vector or cross product you can say. देखिए what is the difference? आप इन दोनों में जरा डिफरेंस को मालूम कीजिए। इस केस में क्या आता है कि ऑन द राइट साइड वी हैव प्योर स्केलर क्वांटिटी, A मैग्नीट्यूड है, B वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है एंड cos theta इज ए प्योर नंबर। तो ये पूरी चीज़ जो आपको राइट साइड में मिलती थी ये स्केलर मिलता था, इसलिए इसका नाम भी था स्केलर प्रोडक्ट, बिकॉज जो राइट साइड और जो आपको मिलता था दैट वाज स्केलर। इसमें क्या होने जा रहा है कि देखिए इसमें यहाँ तक तो अगेन यू आर गोइंग टू गेट स्केलर क्वांटिटी बिकॉज A इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, B इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B एंड साइन थीटा इज अगेन अ प्योर नंबर। यहाँ तक तो वो स्केलर है, कोई बात नहीं। यहाँ तो मैं लिख भी दे रहा हूँ भाई यहाँ तक ये स्केलर है, इसमें ये पूरा का पूरा स्केलर है, राइट। इसमें यहाँ तक स्केलर है, लेकिन इस स्केलर को आपने मल्टीप्लाई कर दिया है एक यूनिट वेक्टर से जिसका आपने नाम दिया है एन कैप। एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल वेक्टर। मैं बता रहा हूँ एन कैप है क्या बेसिकली, लेकिन इतना याद रखिए कि एन से जो वर्ड यहाँ डिनोट कर रहा है वो दैट इज नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, दैट इज एन कैप। अब वो कहाँ होगा मैं सब उससे पढ़ने जा रहा हूँ। तो अब आप देखिए बस बहरहाल माने ये एक नंबर है, आप इस नंबर को कुछ भी मान सकते हैं। उस नंबर को जब आप किसी भी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन द इंटायर क्वांटिटी विल बिकम अ वेक्टर ऑब्वियसली। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर मान लीजिए कि मैंने लिखा है 3, एग्जूम कर लीजिए कि इसकी वैल्यू 3 आती है, मैं जैसे एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, और उसको आपने मल्टीप्लाई कर दे एन कैप से, तो अब ये पूरी चीज़ क्या होगी? दिस इज अ वेक्टर। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे 4 है और यहाँ लिख दिया मैंने आई कैप। आई कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया अपने नंबर से, तो अब ये जो चीज़ है ये क्या है? ये एक वेक्टर ही तो हुआ। तो इस केस में चूंकि राइट साइड हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, यहाँ तक स्केलर है एंड दिस स्केलर इज मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर विल गिव यू अ वेक्टर। ये पूरी चीज़ अल्टीमेटली वेक्टर होगा। यहाँ से यहाँ तक अगर आप बात करोगे ये पूरी चीज़ यहाँ से यहाँ तक, तो दिस इज वेक्टर, राइट। तो जब दो वेक्टर्स को आप इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि राइट साइड जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो वेक्टर हो जाए, तो आप उसका नाम क्या बोलोगे? दिस इज वेक्टर प्रोडक्ट। अब चूँकि ये दो अलग अलग मल्टीप्लिकेशन हैं दो वेक्टर्स के, दोनों का रिजल्ट अलग अलग आता है, एक में स्केलर वैल्यू आती है एक में वेक्टर वैल्यू आती है, तो उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यानी इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए साइन भी अलग अलग लिया गया है। एक जगह डॉट है तो डॉट का मतलब स्केलर वैल्यू आएगी राइट साइड में, और इसको आप डिनोट किया आपने क्रॉस से, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये साइन याद रखिएगा, ठीक है ना। एक में डॉट है एक में क्रॉस है। डॉट मतलब स्केलर हो गया एक तरह से, स्केलर के लिए उसको यूज़ करते हैं एंड क्रॉस को यूज़ करते हैं वेक्टर के लिए। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या हो रहा है। एन कैप क्या है इसको समझिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एन कैप जो है
जिसको आप नॉर्मल यूनिट वेक्टर बोलते हो, दिस इज नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अब ये नॉर्मल वो एबनॉर्मल वाला नॉर्मल नहीं है, याद रखिएगा। ये नॉर्मल का मतलब होता है कि दिस इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। नॉर्मल का एक मतलब परपेंडिकुलर होता ही है मैथ में, तो आप इसका मतलब ये समझेंगे, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर। ठीक है, तो दिस इज परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। लेकिन अब आप क्वेश्चन आएगा भाई परपेंडिकुलर टू व्हाट, तो ये वेक्टर किधर होगा, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये एक वेक्टर है विच लाइज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू दी, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ द टू वेक्टर्स being क्रॉस मल्टीप्लाइड। मैंने क्लियर लिख दिया, ए और बी मैंने नहीं लिखा बिकॉज ए बी की जगह आप सी और डी भी लिख सकते हो। तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो एन कैप यूनिट वेक्टर है वो किस प्लेन में होगा, वो हमने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया। ये किस प्लेन में होगा, दैट लाइज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द टू वेक्टर्स बीइंग क्रॉस मल्टीप्लाइड। यानी जिन दो वेक्टर्स को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो वो जिस प्लेन में होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में ये वाला वेक्टर होगा एन कैप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो राइट साइड में जो वेक्टर आपको मिलता है वो वेक्टर इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब ये हुआ कि वो इसके पर भी परपेंडिकुलर होगा और इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, राइट। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे अभी आपने जो वेक्टर्स लिए हैं, दिस वेक्टर इज ए एंड दिस वेक्टर इज बी, ये थीटा है। आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, ए क्रॉस बी, राइट। अब इसकी कुछ वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आए आपने उसको लिखा है अल्टीमेटली, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, दिस इज ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ये तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, यानी जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आने जा रही, जो प्रोडक्ट आने जा रहा है, जो रिजल्ट आने जा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड तो इतना होगा। अब उसको आप मल्टीप्लाई करते हो एन कैप से, राइट। तो ये पूरा का पूरा जो वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक ये वेक्टर है। ये वेक्टर किस प्लेन में होगा, तो हमने वही लिखा है कि ये वेक्टर ऑब्वियसली जिधर एन कैप होगा उधर ये पूरा वेक्टर है। एन कैप तो डायरेक्शन बता दी आपको। तो वो कह रहा है कि जिस प्लेन में ए और बी है उस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में होता। अब आप जरा बताइए कि ए और बी किस प्लेन में है। ये बोर्ड का प्लेन हुआ इस तरह से, ये यानी आप इसको कहो तो ये वर्टिकल प्लेन ऐसे है, तो ये बोर्ड के प्लेन में है। अब बोर्ड के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा वो कौन सा हो सकता है, वो आपका ऐसे होगा, राइट। अब आप अगर इस रूम की बात करें तो इस रूम में अगर आप देखोगे तो ये वाला वॉल जो है ये एक प्लेन है और बेसिकली बोर्ड जो है इसी के प्लेन में है। तो बोर्ड के प्लेन में ये दोनों वेक्टर्स है, तो बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होगा। अब आप समझ सकते हो कि इसके इधर जो दीवार ऐसे गई है, ये दीवार ये भी इस बोर्ड के इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये वाली वॉल जो है ये भी परपेंडिकुलर है, ये फ्लोर जो है ये भी परपेंडिकुलर है, ये सीलिंग जो हो गया ये भी परपेंडिकुलर है, राइट। तो ये चारों यानी ये इस तरह के प्लेन में होगा, इसके परपेंडिकुलर प्लेन ऐसा होगा। तो ये जो वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होने जा रहा है, राइट। तो एनीवे अब वो अब जाहिर बात है कि जब परपेंडिकुलर प्लेन होगा तो उसके पास दो ऑप्शन है जो डायरेक्शन होगा। प्लेन में ऐसे भी ले सकता हूँ, ऐसे भी ले सकता हूँ, ये सब परपेंडिकुलर है, मैं बता रहा हूँ यार। ऐसे भी ले सकते हैं, ये भी परपेंडिकुलर होगा, आउटसाइड इनसाइड ऐसे भी ले सकते हैं, आउटसाइड इनसाइड। तो अब चाहे परपेंडिकुलर प्लेन में जिस तरफ भी हो, लेकिन इसके दो ही डायरेक्शन पॉसिबल हैं। या तो ये आउटवर्ड होगा, परपेंडिकुलर प्लेन मतलब यही है ना प्लेन, या तो ये बोर्ड से बाहर आता हुआ होगा या बोर्ड के अंदर जाता हुआ होगा। यही दो डायरेक्शन है इसमें जो पॉसिबल डायरेक्शन है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो अब इसमें आपको आप कैसे पता लगाएंगे भाई कौन सा डायरेक्शन करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है। तो मैं बता दूं कि डायरेक्शन ऑफ एन कैप यानी या ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वही एन कैप का है, ठीक है कि नहीं। ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वही एन कैप का है। तो डायरेक्शन ऑफ एन क्रॉस बी इज ऑब्टेन्ड बाय राइट हैंड थंब रूल। मैं लिख दे रहा हूं राइट हैंड थंब रूल, या और मैं लिख के बोल रहा हूं स्क्रू रूल, स्क्रू। और स्क्रू भी राइट हैंडेड स्क्रू होगा, राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। बहुत केयरफुली समझिएगा बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वेक्टर्स में।
क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड तो आप आसानी से निकालोगे, इसका डायरेक्शन इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो इसको आप जरा समझो। मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे बेसिकली RST रूल क्या है। Now according to this rule, to get the direction of A cross B, इस रूल से to get the direction of A cross B, we place the stressed fingers we place the stressed fingers of our right hand along the direction of A, ये याद रखिएगा जो पहला वेक्टर होगा, अगर B क्रॉस A हो तो यहाँ B के अलॉन्ग रखना होगा। तो A क्रॉस B में जो भी पहला वेक्टर है, इसमें मैं क्या बता रहा हूँ कि टू गेट द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B वी प्लेस दी स्ट्रेच्ड फिंगर्स ऑफ आवर राइट हैंड। ये राइट हैंड है और इसके ये स्ट्रेच्ड फिंगर्स है। तो पहले आपको अगर A क्रॉस B का डायरेक्शन निकालना है तो आपको इस फिंगर्स को रखना होगा, स्ट्रेच्ड फिंगर्स अलॉन्ग A लाइक दिस। अब इसमें भी रखने के दो तरीके हैं, या आप ऐसे भी रख सकते हो और ऐसे भी रख सकते हो। अब मैं बताने जा रहा हूँ आगे कि क्या कौन सा सही होगा। वी प्लेस दी क्या है, वी प्लेस द स्ट्रेच्ड फिंगर्स ऑफ आवर राइट हैंड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ A एंड देन कर्ल द फिंगर्स कर्ल मतलब होता है घुमाना। कर्ल द फिंगर्स, आप ऐसे भी उसको रोटेट कर सकते हो कर्लिंग, या ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, दोनों में डायरेक्शन अलग अलग मिलने जा रही है। टू एंड देन कर्ल द फिंगर्स फ्रॉम A to B, from A to B through a smaller angle, this is important, through a smaller angle, ठीक है। then the direction of a stretched thumb gives the direction of A cross B, ठीक है। यानी टू गेट द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B वी प्लेस, मेथड क्या मैं समझा दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला काम आपका ये होगा कि अगर A क्रॉस B निकालना है तो आपको राइट हैंड के स्ट्रेच्ड फिंगर्स को A के अलॉन्ग रखना होगा, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A। अच्छा, सिर्फ रखना ही नहीं है, रखने के बाद आपको रोटेट करना है फिंगर्स को। अच्छा, रोटेशन भी कैसा होना चाहिए, यू हैव टू कर्ल द फिंगर्स फ्रॉम A to B। A क्रॉस B हो तो A से B रोटेट करना होगा, B क्रॉस A हो तो B से A रोटेट करना होगा। देन फ्रॉम A to B थ्रू ए स्मॉलर एंगल। अब देखिए कि A से B जाने का दो एंगल है, A से B अगर इसमें आप जाएंगे तो स्मॉलर एंगल ये वाला हुआ, राइट, और ये लार्जर एंगल हो, ऐसे भी आप जा सकते हो। तो आपको लार्जर एंगल फॉलो नहीं करना है, यू हैव टू place your stretched fingers of your right hand along A and then curl the fingers from A to B through a smaller angle। अब आप देखिए, इसीलिए रखने से पहले आप चेक कर लोगे, यानी कर्ल करने से पहले आप चेक कर लोगे स्मॉलर एंगल हम कौन सा फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अगर स्मॉलर एंगल फॉलो कर रहे हैं तब तो डायरेक्शन वो सही मिलेगा, अगर हमने गलती से लार्जर एंगल फॉलो कर लिया तो विल गेट द रॉन्ग डायरेक्शन। अब देखिए, फ्रॉम A to B थ्रू स्मॉलर एंगल देन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेच्ड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। अब देखिए यहाँ मुझे A से B जाना है, तो मैं इस तरह से प्लेस करके कर्ल करूं या इस तरह से प्लेस करके कर्ल करूं। तो इस जो हमने यहाँ लिखा है इसके इस प्रोसेस के हिसाब से मुझे फिंगर को ऐसे रखना होगा ताकि स्मॉलर एंगल फॉलो हो। अब देखिए इस वाले केस में स्मॉलर एंगल जा रहे हैं और ऐसे रखने पे ये लार्जर एंगल, तो लार्जर एंगल वाला मुझे रॉन्ग देगा मेथड, तो ये गलत है, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसे फ्लो करना हो, यानी A से B आपको रोटेट करना है फिंगर को, तो आप इस तरह से कर्ल करो फिंगर्स को। तो स्ट्रेच्ड थंब जो है क्या कह रहा है, देन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेच्ड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। तो स्ट्रेच्ड थंब आपका किस साइड है, आउटसाइड, तो यानी A क्रॉस B का डायरेक्शन इस केस में क्या होगा, आउट ऑफ द बोर्ड। सो नाउ इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B क्या लिखूं मैं, बताइए। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि भाई परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ठीक है ना, यानी आउट ऑफ द बोर्ड। मैं आउट ऑफ द बोर्ड लिख रहा हूँ, आप अगर कॉपी पे लिख रहे हो तो परपेंडिकुलरली आउट ऑफ द पेपर लिख सकते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूँ परपेंडिकुलरली
आउट ऑफ द बोर्ड, आउट ऑफ द बोर्ड। और इसी डायरेक्शन को सॉरी इसी डायरेक्शन को आई और जे या के के फॉर्म में क्या लिखते हैं? ये ए वेक्टर यानी आउट ऑफ द बोर्ड जो वेक्टर है वो आई कैप है या जे कैप है या के कैप है, मैं उस डायरेक्शन को वहाँ लिख दूंगा। तो अब देखिए हम लोगों को डायरेक्शन पता है, आई कैप इज अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसे होगा। जे कैप आपका ये होता है, राइट। और के कैप जो है जिसको मैंने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया वो बेसिकली आपकी तरफ ही है, आउट ऑफ द बोर्ड है, ठीक है ना। आई एक्स एक्सिस, जे वाई एक्सिस एंड के लॉन्ग जेड एक्सिस। तो ये जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलरली आउट ऑफ द बोर्ड, ये बेसिकली प्लस के डायरेक्शन है। मैं लिख दे रहा हूँ दिस इज प्लस के, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए, अब आप जरा देखिए, ये तो इसका हो गया डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी हो गया, ये डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए के लिए फिर इसी रूल को आप जरा फॉलो कीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट बी क्रॉस ए। तो अब इसको अप्लाई करो, ए क्रॉस बी निकालना था तो राइट हैंड के स्ट्रेच्ड फिंगर्स को ए के लॉन्ग रखना था। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं बी क्रॉस ए, तो अब मुझे फिंगर्स को ए पे रखना होगा, ये बी पर, बिकॉज जो पहला वेक्टर होगा फिंगर्स को उसी पे रखना, उसके बाद उसकी कर्लिंग करनी है, उसको घुमाना है। तो ए क्रॉस बी अगर निकालना तो ए पर रखेंगे फिंगर्स को, जैसे हमने यहाँ रखा था, ए पर रख करके इससे कर्ल किया था। अब मुझे बी क्रॉस ए निकालना है, मैंने यहाँ लिख दिया बी क्रॉस ए। तो पहले वाले वेक्टर पे हमको फिंगर्स को प्लेस करना होता है, राइट हैंड के फिंगर्स। तो अब मुझे फिंगर्स यहाँ रखना होगा बी पे, अब वो चाहे ऐसे रखें या ऐसे रखें वो आपको देखना होगा, क्योंकि रखने के बाद आप चेक कर लीजिए कि कौन सा डायरेक्शन सही होगा। और क्योंकि मुझे कर्ल करना है थ्रू ए स्मॉलर एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉलर एंगल, तब स्ट्रेच थंब जो है वो आपको डायरेक्शन देगा, सही डायरेक्शन। तो ज़रा आप देखिए, अगर मैं बी पर फिंगर को ऐसे रखता हूँ तो इस केस में जो फिंगर की कर्लिंग होगी वो इस तरह से आ रहा है, यानी ये मैं दिखा दे रहा हूँ, उस केस में आपको इस तरह से आएगा। ये लार्जर एंगल फॉलो हो रहा है, यानी बी से ए आने के लिए बी क्रॉस ए निकालना है। तो चाहे मैं ए क्रॉस बी निकालूँ या बी क्रॉस ए निकालूँ, यू हैव टू फॉलो दिस स्मॉलर एंगल, यानी स्मॉलर एंगल के थ्रू ही आपको फिंगर को घुमाना है, बी से ए जाए या ए से बी जाए। तो ए से बी जाने में तो ये आसान था, आसानी से मैंने स्मॉलर एंगल फॉलो कर लिया था, तो आउट ऑफ निकल गया था। बी से ए में अगर मैं ऐसे रख रहा हूँ तो इसमें फिंगर की जो कर्लिंग हो रही है बी से ए जाने में, तो वो ऐसे घूम करके यानी लंबा एंगल फॉलो हो रहा है, तो ये से मतलब रॉन्ग है, तो मुझे ऐसे नहीं रखना होगा, तो मुझे ऐसे रखना होगा। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है कि आप जब फिंगर को घुमाओगे तो बी से ए आप जा रहे हैं और स्मॉलर एंगल फॉलो हो रहा है, तो इसमें भी ये वाला केस रॉन्ग है, लार्जर एंगल फॉलो आपको करना ही नहीं है, इसमें आप ऐसे आओगे, ठीक है, यानी आपने ऐसे फॉलो किया ऐसे। तो इस केस में थंब किधर जा रहा है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेच्ड थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, वहाँ बी क्रॉस ए देगा। तो बी से ए आप गए तो डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेच्ड थंब जो है वो इनसाइड है, तो यानी बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन होगा इस वाले केस में इट इज इनटू, यानी परपेंडिकुलरली इनटू द बोर्ड। तो मैं लिख दे रहा हूँ दिस इज परपेंडिकुलरली, नॉर्मली भी बोल सकते हैं आप, परपेंडिकुलरली इनटू द बोर्ड, राइट। और इसको आप क्या लिखोगे, आउट ऑफ द बोर्ड अगर प्लस के है तो इनटू द बोर्ड क्या होगा, माइनस के, तो आप इसको लिख दीजिए दिस इज माइनस के डायरेक्शन। अब मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो इसको समझने के लिए मैं उन सारे वेक्टर्स को ले लेता हूँ, आई जे के, आपको डायरेक्शंस पता है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट आई क्रॉस जे, लेट्स सी क्या होता है। तो जो फॉर्मूला है पहले मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, बल्कि पहले वही लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको निकालूंगा। ए क्रॉस बी का जो बेसिक डेफिनेशन है उसके हिसाब से मैं क्या लिखा हूँ, ए क्रॉस बी इज मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, ये रिलेशन है और यही मुझे फॉलो करना है। तो देखिए मैं निकालने जा रहा हूँ जैसे इसके बेसिस पे आई क्रॉस जे, पुट कीजिए आई क्रॉस जे, इसको फॉलो करो। तो ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, तो आई क्रॉस जे क्या होगा इसके हिसाब से मॉड ऑफ आई, ए क्रॉस बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, आई क्रॉस जे मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे होगा, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे इंटू साइन, साइन के बाद एंगल क्या होगा, एंगल इन दोनों के बीच का होता है यहाँ पे थीटा, यहाँ आई और जे के बीच में एंगल मुझे पता है दिस इज 90 डिग्री, तो वी आर गोइंग टू राइट डाउन दिस इज 90 डिग्री। अब इसके बाद एन कैप है, अब एन कैप यहाँ आप पहचानो, तो वही करना, मैं पहले एन कैप लिख दे रहा हूँ फिर देखता हूँ क्या वेक्टर को मैं आइडेंटिफाई करूँगा। तो ये वैल्यू क्या होगा, दिस इज मॉड आई 1 मॉड जे 1 साइन 91। अब ये वेक्टर आपको देना है,
कि आई क्रॉस जे में जैसे आपने ए क्रॉस भी निकाला था आउट ऑफ द बोर्ड इनटू द बोर्ड, बिकॉज है वो यूनिट वेक्टर। एन कैप क्या है, मैग्नीट्यूड तो आपको यहाँ से मिलेगा, मैग्नीट्यूड तो आपको यहाँ से मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये हर हाल में यूनिट वेक्टर है जो सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए आता है, तो वो डायरेक्शन आपको पता लगाना होगा। तो एन कैप की जो भी डायरेक्शन आएगी आप यहाँ पे लिखें, हर जगह सिर्फ नॉर्मल, ये मुझे एन कैप ये बता रहा है कि भाई नॉर्मल है कि वेक्टर है यूनिट वेक्टर, वो आप पता लगा के वहाँ लिख डालिए। जैसे हमने यहाँ पता लगा के लिखा प्लस के माइनस के कैप, यहाँ भी पता लगाओ। अब आई क्रॉस जे में मुझे फिंगर्स को आई से जे ले जाना है, तो ज़रा आप पता लगाओ कैसे करो। तो आई से जे, आई ऐसे रखूँ फिंगर को या ऐसे रखूँगा, अगर ऐसे रखूँगा तो ये लार्जर एंगल फॉलो होगा इस तरह से ऐसे, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो आई से जे आप गए, आई से जे जाने में स्मॉलर एंगल को आपने फॉलो किया, थंब इज आउटसाइड, ये प्लस के का डायरेक्शन है, तो मैं यहाँ एन कैप की जगह क्या लिखूँगा, प्लस के। तो अल्टीमेटली आई क्रॉस जे जो हुआ ये माइनस के, सॉरी ये प्लस के कैप आ गया आपका, है ना, 1 × 1 × 1 के कैप, आई क्रॉस जे इज के कैप। अगर जे क्रॉस आई लिखूँ मैं तो क्या होने जा रहा है, जे क्रॉस आई, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, मॉड ऑफ जे 1 मॉड ऑफ आई 1 साइन 91, फिर एन कैप निकालना है। तो आप देख लो जे से आई जाए, जे क्रॉस आई निकालने के लिए मुझे फिंगर को जे से आई की तरफ जाना होगा थ्रू स्मॉलर एंगल। तो ये वाला सही है पोस्चर, ऐसे घुमाऊँ तो इसमें 90 डिग्री वाला चल, ये बड़ा एंगल फॉलो करना पड़ेगा, तो दिस इज रॉन्ग, यानी जे पे ऐसे ना रखे कि मुझे ऐसे रखना होगा, और जे से आई जाना होगा थ्रू स्मॉलर एंगल। तो ये 90 डिग्री वाला मैंने फॉलो किया, ये तो 270 है, तो ये से 90 वाला फॉलो किया हमने स्मॉलर एंगल। इसमें थंब जो है वो इनसाइड बता रहा है, इनसाइड कौन सा डायरेक्शन होता है, माइनस के, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के कैप, ठीक है ना। तो यहाँ से एक चीज़ आपको मालूम हो रही है, आई क्रॉस जे के कैप, जब ऑर्डर आप रिवर्स करते हो जे क्रॉस आई तो ये माइनस के कैप आता है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड वाला सब कुछ वही है, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ से एक चीज़ आप मालूम कर सकते हो कि भाई ए क्रॉस बी जो होता है ना, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में क्या रिलेशन है, भाई आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई में क्या रिलेशन है, सिर्फ माइनस साइन का। यहाँ भी ऐसे ही होगा, ए क्रॉस बी इज माइनस बी क्रॉस ए, दैट्स इट। जबकि ए डॉट बी डॉट ए में कोई डिफरेंट नहीं होता था। ए डॉट बी यानी कॉम्यूटेटिव लॉ जो है डॉट प्रोडक्ट तो फॉलो करता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, यहाँ कोई माइनस नहीं आ रहा था, बिकॉज ए डॉट बी भी ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा होता है, बी डॉट ए भी ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा होता है, तो ये तो दोनों सेम होता है। यानी कॉम्यूटेटिव लॉ डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। यानी ए क्रॉस बी क्रॉस से सेम नहीं होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अलग होता है, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ वेक्टर्स, तो मुझे डायरेक्शन भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस पर ध्यान देना होगा। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो दे आर नॉट सेम, तो दे आर नॉट दे डू नॉट फॉलो बेसिकली कॉम्यूटेटिव लॉ, लेकिन ये फॉलो करता है। क्लियर हो गया। इसी हिसाब से आप मुझे ज़रा बताओ, अब मैं इसे मिटा दूँ। तो आई क्रॉस जे मालूम हो गया, जे क्रॉस आई मालूम हो गया। अब आप ज़रा देखिए जे क्रॉस के निकालने जा रहा हूँ मैं, जे क्रॉस के, तो उसी हिसाब से मालूम कर लें क्या होगा, जे किधर होता है के किधर होता है। आपके पास डायरेक्शन मालूम होना चाहिए, दिस इज़ आई कैप, दिस इज़ जे कैप एंड दिस इज़ के कैप, यानी के इज़ आउटसाइड। तो जे क्रॉस के कैसे निकालूंगा मैं अभी एक पेन्स का यूज़ करके मैं आपको बता देता हूँ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं बेसिकली, आप अगर कहें तो ये है लाइक दिस, ये आई कैप हुआ, ये जे है और ये के है। अभी जो मुझे निकालना है, मुझे आई नहीं लेना है, जे क्रॉस के, यानी ये जे हो गया और ये के, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, बल्कि इसको हटा कर इधर लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज जे, दिस इज के। तो अब आप ज़रा मुझे बताओ कि मुझे जे से के आना है, फिंगर्स को रखना होगा ऐसे, क्लियर है। अगर ऐसे रखूँगा तो ये लार्जर एंगल फॉलो होगा, खूब ध्यान समझिएगा। अगर मैंने ऐसे रख दिया फिंगर्स को तो ये घुमाऊंगा तो ये लार्जर एंगल फॉलो होगा, तो दैट रोटेशन इज रॉन्ग, तो मुझे ऐसे रखना होगा। इसमें क्या हो रहा है, जे से के में जा रहा हूँ थ्रू स्मॉलर एंगल। तो अब देखिए थंब किधर है, थंब इज टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, और ये क्या है, ये आई होता है, यहाँ है ये आई है आपका। तो मैं लिख देता हूँ जे क्रॉस के, फिर वही फॉर्मूला तो आप लगाएंगे, दिस इज मॉड जे कैप मॉड के कैप साइन थीटा, थीटा या 90 है, और डायरेक्शन जो एन कैप था वो यहाँ पे आई हो जाएगा, यानी 1 × 1 × 1 × आई कैप। तो जे क्रॉस के कैप इज आई कैप, एंड ऑब्वियसली जब इसका उल्टा करूँगा मैं, के क्रॉस जे, तो क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस आई।
उस रूल के हिसाब से, ए क्रॉस बी क्रॉस है, माइनस साइन का डिफरेंस है। सिमिलरली के क्रॉस आई अगर आप निकाल लोगे, मैंने मेथड बता दिया, अब इसको प्रैक्टिस करो, आप आसानी समझ जाना। के क्रॉस आई जो आएगा वो आएगा जे कैप एंड इक्वल टू में अगर तो आई क्रॉस के क्या होगा, दिस इज माइनस जे। ठीक है, तो ये 6 रिलेशंस आपके पास आ गए, आई क्रॉस जे क्रॉस आई 2, जे क्रॉस के क्रॉस जे 4, के क्रॉस आई क्रॉस के 6। तो ये 6 रिलेशंस आपको याद रखना होंगे। और मैं एक आसान मेथड बता दूंगा इसको। इसके लिए एक रूल और है, बल्कि यहाँ समझा देता हूँ मैं, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको आप ऐसे समझ लो, याद रखना आसान होगा। मैं इसमें इसको आप आई कैप मान लो, इसको जे कैप मान लो, इसको के कैप, एक सर्किल बना लें, याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ ताकि कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आई जे के एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जो आप चाहें लिख लें, लेकिन ये कि अभी आप एंटी क्लॉकवाइज रखें तो अच्छा है। इसमें रूल क्या है कि अगर इनमें से किसी दो का अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, किसी भी दो का, आई के आई जे के कुछ भी आप निकाल सकते हो, तो आप जिस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऊपर नहीं देखना चाह रहा हूँ जब कहीं भी, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझना। जैसे किसी ने आपको बताया कि भाई जरा बताइए फटाक से के क्रॉस जे, ठीक है, के क्रॉस जे, और इसके ऊपर वो आपसे पूछ देता है सपोज के लिए कि आई क्रॉस जे। पहले मैं इसको बताता हूँ, आई क्रॉस जे। तो रूल ये है कि जो वेक्टर उसने यहाँ लिखा है उसमें पहला देखिए, पहले के बाद दूसरा वेक्टर अगर उसी सीक्वेंस में यहाँ भी है, जिस ऑर्डर में उसने यहाँ लिखा है उसी सीक्वेंस में यहाँ भी अगर मिलता है, तो आंसर होगा थर्ड वेक्टर विथ प्लस साइन, यानी थर्ड यूनिट वेक्टर विथ प्लस साइन। मैं फिर से बता रहा हूँ, जिस ऑर्डर में उसने यहाँ लिखा है आई क्रॉस जे, उसी ऑर्डर में अगर आपको यहाँ मिल जाता है, आई के बाद यहाँ भी जे आ रहा है, तो आई क्रॉस जे, सेम ऑर्डर यहाँ भी है, तो अगर ऑर्डर सेम फॉलो कर रहा है तो इसका आंसर जो होगा वो होगा थर्ड यूनिट वेक्टर, जो यहाँ 2 लिखा हुआ बोला नहीं, जो तीसरा बचा हुआ है, थर्ड यूनिट वेक्टर विथ प्लस साइन, तो आप लिखोगे प्लस के। देख लो कहीं आंसर है कि नहीं, आई क्रॉस जे इसके। अब आप इसको देख लो, के क्रॉस जे, एकदम दूसरा एग्जाम्पल लिए, तो जहाँ जो ऑर्डर यहाँ हो उसी ऑर्डर में यहाँ भी अगर है, या जिस ऑर्डर में यहाँ उसी ऑर्डर में यहाँ है, तो थर्ड वाला होगा विथ प्लस साइन। अगर ऑर्डर ब्रेक करता है, ऑर्डर ब्रेक का मतलब उल्टा ले लिया या जंप करके चला गया है, अगर उसने ऑर्डर ब्रेक कर दिया या जंप करके, जैसे आई के बाद जे ना लेकर के के ले लेता है वो, तो आई के बाद के लेगा तो असल में ये उल्टा है सीक्वेंस में, या इधर से जंप करके गया, तो जिस तरह से जाइए, अगर सीक्वेंस में है तो प्लस साइन के साथ तीसरा वाला यूनिट वेक्टर, अगर सीक्वेंस ब्रेक होता है या अपोजिट ले लेता है वो उल्टा डायरेक्शन में, तब आंसर होगा थर्ड यूनिट वेक्टर विथ माइनस साइन। अब आप जरा यहाँ चेक करो, के क्रॉस जे, तो ये रख के, और ये एरो याद रखिए, एरो देना जरूरी ताकि आपको याद रखिए किस ऑर्डर में मुझे जाना है, किस सीक्वेंस में। तो के के बाद जब मैं इस और एरो से आगे बढ़ रहा हूँ एरो की तरफ, तो के बाद आई मिलता है, तो आई उसने दिया नहीं है बल्कि जंप करके आगे बढ़ गया जे पे, तो ऐसा कोई भी केस जो सीक्वेंस को ब्रेक करेगा, तो उस केस में आंसर होगा थर्ड यूनिट वेक्टर विथ माइनस साइन। तो थर्ड कौन सा है, के और जे उसने ले लिया, थर्ड वाला आई है, आंसर होगा आई विथ माइनस साइन, आई कैप विथ माइनस साइन। अब आप जरा चेक कर लो, के क्रॉस जे माइनस आई है या नहीं, के क्रॉस जे माइनस आई, ईजी है। अब मैं फटाफट बोल रहा हूँ, आप इसको मत देखना, मैं पूछ रहा हूँ, आंसर देते जाना फास्ट। आप जरा बताइए कि आई क्रॉस के क्या होगा, फास्ट, आई क्रॉस के। अब देखिए मैंने यहाँ लिखा है आई क्रॉस के, लेकिन यहाँ आई के बाद जे है, नहीं दिया उसने, जंप करके आगे बढ़ा है एक, तो इसमें क्या होगा थर्ड विथ माइनस साइन, जहाँ सीक्वेंस में है तो प्लस, सीक्वेंस ब्रेक कर गया तो माइनस साइन, थर्ड वेक्टर लिख देंगे। आई क्रॉस के, सीक्वेंस ब्रेक कर दिया उसने, उल्टा चला गया है, ऐसे भी कह सकते हैं, आई के बाद के उल्टे वाले डायरेक्शन में, तो यहाँ हो जाएगा विथ माइनस जे, राइट। अब आप जरा बताओ जे क्रॉस के फास्ट, जे क्रॉस के, तो देखिए यहाँ जे है, जे के बाद यहाँ के है, यहाँ भी जे के बाद के है, सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, तो आंसर होगा विथ थर्ड वेक्टर विथ प्लस साइन। ऐसा आप आसानी से कर लो, जो भी चाहे जहाँ से देखो, मैं पूछूँ जे क्रॉस के, आप बोलो आई, के क्रॉस आई, सीक्वेंस फॉलो कर रहा है तो प्लस जे, आई क्रॉस के, सीक्वेंस ब्रेक कर दिया माइनस जे, इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ये था, दिस वॉज ऑल अबाउट आई मीन राइट हैंड थंब रूल जो हमने यहाँ लिखा है। अब इसी का एक और अल्टरनेटिव कह सकते हैं आप रूल है, वो है स्क्रू रूल, उसको भी समझ लीजिए, वो भी बहुत हेल्पफुल होता है कहीं कहीं। उसमें फिंगर वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं, उसमें आप स्क्रू के का जमा में रखें तो बड़ी आसानी से उसका भी आंसर बता सकते हैं। तो चलिए उसको भी हम लोग करते हैं। वेक्टर्स क्या था वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वेक्टर्स क्या था, दिस वाज ए एंड दिस वाज बी एंड दिस एंगल वाज थीटा, ठीक है, इसी पे काम हो रहा था हमारा। इसमें मैं एक चीज़ और लिख दूँ, ये तो आपका आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई है,
आप ज़रा रिकॉल कर लीजिएगा कि डॉट प्रोडक्ट में क्या था, दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो आ रहा था, यानी आई डॉट जे, जे डॉट आई, जे डॉट के, ये ज़ीरो आ रहा था। क्यों ज़ीरो आ रहा था? बिकॉज हम लोगों ने पढ़ा था कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो होता है, बिकॉज उसके फॉर्मूले में है ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, और अगर परपेंडिकुलर हो तो कॉस 90 आएगा, कॉस 90 ज़ीरो होता है। इसलिए इस तरह का कोई भी दो वेक्टर जो एक दूसरे पे 90 डिग्री बना रहा हो उसका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? ज़ीरो होता है। लेकिन यहाँ देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में ज़ीरो नहीं आ रहा है, किस में ज़ीरो होगा वो देख लीजिएगा इस केस में। अब ज़रा चेक कर लीजिए कि आई क्रॉस आई क्या होता है। अभी हमने जो कुछ देखा है वो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स था, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई डिफरेंट था। अब मैं ले रहा हूँ सेम यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। तो आई क्रॉस आई फॉर्मूला वही लगाइए, फॉर्मूला तो आपके पास पता ही है क्या है, हमने लिखा था ए क्रॉस बी होता क्या है? मॉड ऑफ ए, ये फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करो। ए क्रॉस बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। तो आई क्रॉस आई क्या होगा? मॉड ऑफ आई, फिर मॉड ऑफ आई साइन थीटा। अब देखिए आई और आई दोनों सेम यूनिट वेक्टर्स है, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। आप लिखोगे साइन 0 डिग्री और फिर यहाँ पे एन कैप। तो ये बेसिकली जीरो वेक्टर है, मैं वेक्टर ही साइन दूंगा बिकॉज ये क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है। तो वेक्टर प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा वो आएगा वेक्टर ही, चाहे वो नल वेक्टर ही क्यों ना हो, जीरो वेक्टर ही क्यों ना हो, लेकिन होगा वो वेक्टर, मतलब इसका नेचर वेक्टर होगा, वो स्केलर नहीं होना चाहिए। तो आप सिंपली जीरो नहीं लिख सकते। याद रखिएगा वेक्टर प्रोडक्ट है तो ये जो रिजल्ट आएगा आपका ये नल वेक्टर आने जा रहा है। जाहिर बात है कि उसका डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है बट स्टिल इट इज़ अ वेक्टर, नेचर उसका वेक्टर ही है। तो आई क्रॉस आई ज़ीरो हो गया। इसी ग्राउंड पे आप कह सकते हैं कि भाई जे क्रॉस जे भी क्या होगा? ज़ीरो होगा, और के क्रॉस के भी क्या होगा? ज़ीरो होगा, राइट। यानी मैग्नीट्यूड इसका ज़ीरो आने जा रहा है, डायरेक्शन तो डिफाइंड है ही नहीं जीरो वेक्टर का। तो ये बात क्लियर होगी बिल्कुल। तो दो सिमिलर वेक्टर्स का, अब इसको जनरलाइज कर लीजिए, दो सिमिलर वेक्टर्स, कोई जरूरी नहीं कि वो यूनिट वेक्टर्स ही हों। सिमिलर का मतलब दे आर गोइंग टू बी पैरेलल, और उसको आप एंटी पैरेलल भी ले सकते हैं, बिकॉज एंटी पैरेलल में जो एंगल आएगा आप जरा बताओ क्या होगा। मान लीजिए मैंने एक वेक्टर ऐसे लिया, दिस वेक्टर इज ए, और एक इसका जस्ट मैं अपोजिट ले रहा हूँ बी। अगर मुझे कहा जाए कि जरा इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, तो मैं देखिए मैं क्या लिखूंगा, ए क्रॉस बी, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो मैं लिखूंगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। थीटा कितना होगा इसके बीच का? दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के अपोजिट है तो दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ? 180 डिग्री। तो आप लिखिएगा साइन 180 और यहाँ पे लिखिएगा एन वेक्टर। साइन 180 फिर जीरो होता है, साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन 180 भी जीरो होता है। तो ये वेक्टर फिर घुमा फिरा के जीरो वेक्टर आ गया। तो चाहे दो वेक्टर्स पैरेलल हों, चाहे दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हों, यानी 0 डिग्री वाले केस में भी और 180 डिग्री वाले केस में भी, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है इन दोनों केस में, इन दोनों केस में जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो आता है वो आता है जीरो वेक्टर, यानी उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। तो ये बात याद रखिएगा कि दो सेम वेक्टर्स या अपोजिट वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट, दो सिमिलर वेक्टर्स के या एंटी पैरेलल हो या पैरेलल वेक्टर्स हो, इनके क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आते हैं। और रीज़न आपको मालूम हो गया, बिकॉज अगर डायरेक्शन सेम होगा तो साइन 0 0 साइन 0 0 हो जाएगा, यानी साइन 0 डिग्री जीरो होता है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन से तो साइन 180 डिग्री जीरो होता है, तो उसकी वजह से जीरो वेक्टर हो गया। तो दोनों का रीज़न आपको मालूम हो गया। तो क्लियर है बिल्कुल। अब आगे आइए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी स्क्रू रूल। तो मैं इसको मिटा के यहीं पे ले देता हूँ स्क्रू, क्योंकि ये चीज़ें अभी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको रखना चाह रहा हूँ। देखिए स्क्रू रूल क्या होता है। स्क्रू रूल नाम ही बता रहा है कि इसमें स्क्रू इन्वॉल्व है। अब वो राइट हैंडेड स्क्रू हो या लेफ्ट हैंडेड स्क्रू, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो बाद में बात करूँगा मैं। स्क्रू रूल के हिसाब से मैं क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे निकालूंगा, देखिए। टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी यूजिंग स्क्रू रूल, we proceed as follows. अब क्या है मेथड समझ लीजिए। प्लेस द टेल ऑफ अ राइट हैंडेड स्क्रू। मैं बताऊंगा बाद में कि ये होता क्या है राइट हैंडेड स्क्रू। आप कह रहे हो कि लेफ्ट हैंडेड होता है, क्या होता है? लेफ्ट हैंडेड स्क्रू भी होता है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंडेड स्क्रू, दोनों राइट हैंडेड ही है। थंब रूल भी राइट हैंडेड है, स्क्रू भी राइट हैंडेड है। प्लेस द टेल ऑफ ए राइट हैंडेड स्क्रू ऑन द कॉमन टेल
on the common tail of A and B, right? And then rotate the screw. Then rotate the screw from A to B. फिर वही फॉलो करना है, from A to B through a smaller angle. From A to B through a smaller angle. Right? ये काम तो करना है, मैं बताऊँ क्या हो रहा जा रहा है. The advancement of the tail of the screw. Tail of the screw gives the direction of A क्रॉस B. ये हो गया. ठीक है, क्या मतलब आप समझ लीजिए अच्छी तरह से. उस केस में हम लोगों को राइट हैंड का फिंगर्स स्ट्रेच कर करके प्लेस करना होता था ए पे या बी पे. इस केस में ये स्क्रू की बात आ गई, तो मैं जस्ट इसको इस तरह से समझा रहा हूँ आपको. इसको आप मान लो स्क्रू. तो नाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी यूजिंग स्क्रू वी प्रोसीड एज फॉलोज. क्या? प्लेस द टेल ऑफ ए राइट हैंडेड स्क्रू ऑन द कॉमन टेल ऑफ ए एंड बी. अब देखिए राइट हैंड में आपने देखा होगा कि अगर किसी चीज़ को ऐसे रख करके अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएं ऐसे किसी भी स्क्रू को, आप देखते होंगे कोई नट अगर आपको टाइट करना होता है तो आप उसको क्लॉकवाइज घुमाते हो. कुछ नट्स उसका उल्टा भी होता है, तो वो लेफ्ट हैंड स्क्रू होता है. तो मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ राइट हैंड स्क्रू की. तो आप देखते होंगे जब आप उसको क्लॉकवाइज घुमाते हो लाइक दिस, मैं ये क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, तो क्लॉकवाइज घुमाने में स्क्रू आप बताओ कि बाहर आता है कि अंदर जाता है? इट गोज इनसाइड. और इसी को मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो आप देखेंगे नट को खोलना होता है तो आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा कर खोल लेते हो तो नट बाहर आ जाता है कि नहीं? जाहिर बाहर क्यों आ रहा है? बिकॉज टेल उसको खींच रहा है, टेल के जरिए बाहर आता है और टेल की तरफ उसको पुश करके अंदर भी डाल इसमें करते हैं, इनसाइड भी उसको पुश करते हैं. तो इसमें करना क्या है कि यू हैव टू प्लेस द टेल ऑफ ए राइट हैंडेड स्क्रू ऑन द कॉमन टेल ऑफ ए एंड बी. तो ये रहा कॉमन टेल ए का और बी का. कॉमन टेल ये है, मैंने यहाँ रख दिया स्क्रू को. अब इसके बाद रोटेशन है, तो अब देखिए क्या कह रहा है वो. कॉमन टेल पे आपने रख दिया प्लेस द कॉमन टेल ऑफ ए एंड बी एंड देन रोटेट द स्क्रू फ्रॉम ए टू बी थ्रू ए स्मॉलर एंगल. यहाँ भी ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट. रोटेट तो करना है स्क्रू को, ए से बी रोटेट करना. अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो ए से बी रोटेट करेंगे, अगर बी क्रॉस ए निकालना हो तो यहाँ बी से ए रोटेट करेंगे. जिस ऑर्डर में यहाँ होगा उसी ऑर्डर में यहाँ होगा. ए क्रॉस बी, ए टू बी, बी क्रॉस ए, बी टू ए, राइट. तो अब मुझे यहाँ ए क्रॉस बी निकालना, तो यह रख दिया हमने, और ए से बी मुझे रोटेट करना होगा. और ए से बी रोटेशन में वी हैव टू फॉलो द स्मॉलर एंगल, बिकॉज ए से बी रोटेशन में दो एंगल है. आप ऐसे रोटेट कर सकते हैं इस तरह से, और आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं. ये भी रोटेशन है ए से बी. ए से बी ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ए भी ऐसे रोटेट कर सकते हैं. लेकिन मुझे इसमें जो करेक्ट डायरेक्शन अगर चाहिए तो मुझे रोटेट करना होगा थ्रू स्मॉलर एंगल. तो अब आप खुद बताओ, ये हमने रख दिया स्क्रू और मुझे ए से बी रोटेट करना है. ये रहा ए और ये रहा बी, और स्मॉलर एंगल तो स्मॉलर एंगल ही है, तो ऐसे ही जाना होगा. तो ए से बी स्मॉलर एंगल जब रोटेट कीजिए करेंगे आप, तो यहाँ ये रोटेशन कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है या नहीं? देखिए इस तरह से रोटेट कर रहा हूँ. तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में अब आप खुद बताओ कि स्क्रू बाहर आता है या अंदर जाता है. उसका जो टेल होगा, अगर स्क्रू क्या होगा इस साइड में एडवांसमेंट, इट कम्स आउटसाइड. तो मैं ये बात समझ में आएगी. यानी ए क्रॉस बी जब आप इस स्क्रू को घुमाओगे तो इसका टेल का एडवांसमेंट बाहर होगा, यानी जो स्क्रू अगर हो तो स्क्रू के बाहर आने लगेगा. तो बाहर का मतलब कौन सा डायरेक्शन? ये बाहर वाला कौन सा डायरेक्शन है? के कैप. यहाँ लिखा हुआ देखिए ये के कैप है. यानी ए क्रॉस बी में मैं लिख रहा हूँ ए क्रॉस बी में आपको रोटेशन कैसा हुआ वहाँ पे. इस केस में मैं लिख रहा हूँ कि रोटेशन फॉर ए क्रॉस बी क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, स्मॉलर एंगल. ऑब्वियसली स्मॉलर एंगल फॉलो करना है. सब याद करने के लिए मैं लिखा रहा हूँ स्मॉलर एंगल फॉलो करना. तो ये रोटेशन ऐसे हो रहा है. तो ऐसे कोई जब भी रोटेट कीजिएगा आप राइट हैंडेड स्क्रू हो तो इट कम्स आउटसाइड. आउटसाइड मतलब के कैप, यानी ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन हुआ वो के कैप हुआ. तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे के कैप. और देखिए ए क्रॉस बी का यहाँ पे वही लिखा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी प्लस के कैप. सॉरी. सिमिलरली रोटेशन ऑफ बी क्रॉस ए. तो अब आप जरा देखिए बी से ए जाना है. हमने यहाँ पे रख दिया स्क्रू को बी से ए थ्रू स्मॉलर एंगल. तो बी से ए थ्रू स्मॉलर एंगल तो ये टाइप है ना, ऐसा तो नहीं, ये तो लंबा है.
तो बी से ए जब जाएगा तो ये रोटेशन कैसा हो रहा है, ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज जब आप रोटेट करोगे स्क्रू को तो आप देखते होंगे इट गोज इनसाइड, है ना। मैं ऐसे अगर रोटेट करूँगा क्लॉकवाइज तो जो नट होगा, है ना, वो किधर जाएगा, वो इट गोज इनसाइड। स्क्रू जो होगा वो इनसाइड जाएगा। तो इनसाइड का मतलब माइनस के, यहाँ लिखा है एक डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए इज माइनस के। मैं यहाँ रोटेशन कैसे हुआ, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज का मतलब हो गया माइनस के। तो सेम डायरेक्शन है क्या। तो ये आपका स्क्रू रूल था, वो आपका राइट हैंड थंब रूल था। दोनों साइड से सेम आना ही आना है। दो डिफरेंट रूल्स है, जो आपको कंफर्टेबल लगे, जिसमें आप कन्वीनियंट फील करो, कंफर्टेबल फील करो, आप उसको यूज़ कर सकते हो टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए और एनी वेक्टर प्रोडक्ट, राइट। अब इस पर एक प्रॉब्लम कर लीजिए बस छोटा सा, सिर्फ डायरेक्शन के लिए आसानी है। डायरेक्शन समझ आया नहीं, हम एक वेक्टर में ले रहा हूँ सिर्फ डायरेक्शन वाइज। इफ ए इज इक्वल टू 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड बी इज ऑल्सो 5 मीटर बट दिस इज टुवर्ड्स, ये अपवर्ड मैं कर दे रहा हूँ, अपवर्ड। तो इसमें आपको निकालना है फाइंड दी, देन फाइंड दी प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट बी क्रॉस ए, ठीक है। और आप चाहिए तो बी डॉट ए भी निकाल सकते हो, बी डॉट ए। तो अब आप देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, मैं बता दूँ आपको कि जो डायरेक्शन हम लोग बात करते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अगर आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस अगर आपको देखें तो आपके पास कितने डायरेक्शंस हैं, 6। ऑब्वियसली आप कह सकते हैं भाई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप एंड डाउन, ये 6 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं। क्लियर है बिल्कुल। इसमें जो 4 हैं यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसको आप हॉरिजॉन्टल मानेंगे, राइट। बिकॉज अगर मैं बात करूँ सपोज करें कि सामने मेरे नॉर्थ है, पीछे ईस्ट है, यानी इस साइड बात करूँ तो ये नॉर्थ हो गया उस साइड, पीछे साउथ, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट। तो ये चारों डायरेक्शन यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये चारों हॉरिजॉन्टल हो गए और इनके परपेंडिकुलर हो गया परपेंडिकुलर अपवर्ड, वर्टिकल अपवर्ड एंड वर्टिकल डाउनवर्ड। तो आप ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का डेफिनेशन भी समझ लें, ठीक है ना। वो क्या होता है, एनी लाइन और एनी प्लेन पैरेलल टू ग्राउंड इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। मैं फिर से बोल रहा हूँ, any line or any plane parallel to ground is horizontal and any line or any plane perpendicular to ground, ground ऐसे है इसके perpendicular, यानी ये चीज़ क्या हो गई, ये ground के perpendicular, ये parallel है। parallel में आप इसको 360 डिग्री पे घुमा दो, ये सब parallel है, ठीक है ना। तो कोई भी लाइन कोई भी प्लेन अगर ग्राउंड के पैरेलल है तो वो हॉरिजॉन्टल हो गया, और अगर वो परपेंडिकुलर हो गया, चाहे इस तरह से रहे चाहे इस तरह से रहे, तो एनी लाइन और एनी प्लेन परपेंडिकुलर टू ग्राउंड इज वर्टिकल। तो आप कह सकते हैं ये जो वॉल है ये ग्राउंड के परपेंडिकुलर होता है, ये वर्टिकल वॉल हो गया। क्लियर हो गई बात। अब यही जो फ्लोर होगा तो फ्लोर हॉरिजॉन्टल हो गया। सीलिंग क्या है, सीलिंग भी हॉरिजॉन्टल है। ये चारों वॉल जो है चारों तरफ हमारे रूम में, ये सब के सब क्या है, ये वर्टिकल है। दीज आर परपेंडिकुलर टू दी ग्राउंड। तो परपेंडिकुलर टू ग्राउंड इज वर्टिकल, पैरेलल टू ग्राउंड इज हॉरिजॉन्टल। अब आप जरा देखिए तो अब आपके दिमाग में बात आ गई। हम लोग जैसे ड्रॉ करते हैं, इस समझिएगा, हम लोग यहाँ लिखते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इसमें आपको कन्फ्यूजन ये होता होगा क्योंकि आप बोर्ड की बात मैं कह रहा हूँ, जाहिर बताइए आपकी कॉपी अगर हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखी हुई है तो हॉरिजॉन्टल टेबल पे आपका जो भी डायरेक्शन आप ड्रॉ करते हो सब हॉरिजॉन्टल होता है, क्योंकि आपका की पूरी कॉपी जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई है। फिर भी वहाँ भी आप उसको वर्टिकल बोलते हो, आप जो ड्रॉ करते हो तो आप उसमें हॉरिजॉन्टल ऐसे लेते हो, वर्टिकल ऐसे लेते हो, राइट समझने के। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि ये क्या है, ये हमारा बोर्ड जो है ये वर्टिकल प्लेन में। तो यहाँ तो आप जो ये नॉर्थ ले रहे हो तो इसको आप वर्टिकल मानोगे, लेकिन ये वर्टिकली अपवर्ड नहीं। आप जो चारों डायरेक्शन हमने लिखा है इसमें कोई भी वर्टिकल नहीं। आप जानते हो नॉर्थ भी क्या होता है, पैरेलल टू ग्राउंड होता है, साउथ भी क्या होता है, पैरेलल टू ग्राउंड, ईस्ट वेस्ट सब पैरेलल टू ग्राउंड है। तो ऑल दीज 4 डायरेक्शंस आर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस, और ये वर्टिकली अप और वर्टिकली डाउन जो है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, ठीक है। तो बहुत केयरफुली समझिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ। तो इस केस में अगर मैं उसको IJK से डिनोट करूँ तो ये बहुत आसान हो जाएगा समझना आपको, उसको समझिए आप बहुत केयरफुली देखिएगा इस चीज़ को। आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का जो डायरेक्शन एक्चुअल में होता है वो ऐसा है, ऐसे दिखा दे रहा मैं, ठीक है।
तो ये जो डायरेक्शन है, यानी ये रेड पेन है, रेड पेन का इधर वाला जो पार्ट होगा, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये चारों डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है। एंड दिस डायरेक्शन इज वर्टिकल अप एंड दिस इज वर्टिकल डाउन। ठीक है, तो अगर मैं, बहुत ध्यान समझिए, अगर मैं इसको आई कैप लिखूं तो ये इधर गया आई कैप, ये जे कैप है और ये के कैप। तो आप ज़रा गौर करके बताइए मुझे कि एक्चुअल में वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को मैं क्या लिख रहा हूँ, के कैप, राइट। अब ये पूरा प्लेन जो हमने समझाया आपको, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में समझा रहा हूँ। अगर इसी को मैं ऐसे कर दूँ तो आप देखिए ये मेरा बोर्ड का प्लेन आ गया, है कि नहीं। अब ये नॉर्थ ऐसे आ गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्चुअल में आप समझ लीजिएगा, एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल है, तो ये के कैप हुआ, के कैप वर्टिकली अपवर्ड, बिल्कुल एक्चुअल डायरेक्शन। लेकिन जब मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो बोर्ड पे ये जो हॉरिजॉन्टल में जो दिख रहा है, ये नॉर्थ ऐसे जो दिख रहा है, ये ओब्वियसली ऐसे आ जाएगा। देखिए ये ला करके ऐसे आ गया। तो अब जो मेरा वर्टिकल ऐसे था वो आपकी तरफ आ गया, ये के कैप आपकी तरफ हो गया। क्लियर है बोल। लेकिन मैं जो क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ इसका इसको आप समझिए। एक्चुअल में नॉर्थ जो है ये एक्चुअल में आपका जे कैप है, ठीक है। ईस्ट जो है ये आपका आई कैप है। बाकी तो पता ही है, ये माइनस जे होगा, ये माइनस आई होगा, ठीक है। और आगे यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि काफ़ी कन्फ्यूजन ना हो। के कैप जो है ये वर्टिकली अपवर्ड है, ठीक है। और माइनस के कैप जो है ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड, राइट। लेकिन किस में, ये एक्चुअल प्लेन की बात मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, जो नेचुरल जो प्लेन है, पैरेलल टू ग्राउंड, परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। अगर आप इसको किसी और फॉर्म में वो दे देता है, जैसे मैं अगर बोर्ड की बात करूँगा तो यहाँ तो जाहिर है ये वर्टिकल है, मेरा बोर्ड ही वर्टिकल प्लेन में, इसमें जे कैप आ रहा है वर्टिकली अप, और इसमें जो के कैप ऐसे मैं दिखाता हूँ, ये क्या होगा, ऐसे जो दिखा रहा हूँ तो ये के कैप आपकी तरफ, ये पैरेलल टू ग्राउंड हो गया इसमें, ठीक है। तो मैं अभी एक्चुअल की बात करूँ क्योंकि उसने एक्चुअली दिया है। अब अगर उसको समझिए आप, चलिए मैं सिखाता हूँ। अब आप ये बताओ कि बी कैप अपवर्ड है, अपवर्ड के लिए हमको क्या यूज़ करना है, वर्टिकली अपवर्ड के लिए के कैप। तो मैं बी क्रॉस ए निकालने जा रहा हूँ, बी क्रॉस ए, राइट। बी को मैं क्या लिखूँगा ये बताओ। बी क्या है, मैग्नीट्यूड है 5 मीटर, तो मैं 5 लिख देता हूँ। और यहाँ पे वेक्टर कौन सा अटैच करूँ, वर्टिकली अपवर्ड है ना, वर्टिकली अपवर्ड के लिए ये है 5 मीटर अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, तो वर्टिकली है। अगर मैं अपवर्ड लिखूँ तो वर्टिकली समझिएगा। तो वर्टिकली अपवर्ड के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, के कैप, तो मैं यहाँ लिखूँगा के कैप, राइट। फिर ये क्रॉस साइन मैंने पुट कर दिया। इसके बाद ए वेक्टर है, ए वेक्टर क्या बोला, 5 मीटर नॉर्थ, ये लिखिए फिर 5 मीटर, और नॉर्थ की जगह क्या है, जे कैप, ये हो गया जे कैप, राइट। तो 5 × 5 25 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। के क्रॉस जे क्या आएगा, आप ये वाला रूल अप्लाई कर लो, के क्रॉस जे, ये स्किप करके आ रहे हैं, या तो उल्टा आ गए के क्रॉस जे, या इधर से आ रहे हैं तो सीक्वेंस में नहीं आ रहा, तो सीक्वेंस जब ब्रेक होगा तो थर्ड वेक्टर विद माइनस साइन होता है, तो यहाँ माइनस आई आना चाहिए, तो दिस इज माइनस आई। तो ये आंसर आ रहा है 25 मीटर स्क्वायर, और माइनस आई किधर होता है देख लीजिए, माइनस आई वेस्ट में, तो ये हो जाएगा वेस्ट। मैं असल में इसका डायरेक्शन ही निकालना चाह रहा था, तो अच्छी बात है आप निकाल लोगे। तो अब आप देखिए यहाँ पे वैसे आप खुद से इसको बना, पहले मैं कोशिश ये करना चाहिए था खुद से बनाने का, उसके बाद आप वीडियो देखते। एनीवे जब भी मैं क्वेश्चन दूँ तो ये ध्यान रखिएगा, पहले आप खुद से उसका अटेम्प्ट किया करो, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ा के उसका सोल्यूशन आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए अपवर्ड डॉट, ये क्रॉस नॉर्थ का जो डायरेक्शन आ रहा है वो वेस्ट आ रहा है, इसको खूब अच्छी तरह समझ लीजिएगा। और ये तो बड़ा आसान है भाई, बी डॉट ए, क्योंकि ये अपवर्ड और नॉर्थ ये दोनों 90 डिग्री पे आएगा भाई। के और जे के बीच का अगर डॉट प्रोडक्ट ले लें तो के डॉट जे जो आएगा वो अभी हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो इसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा 0, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। जिस जगह पे दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर मिले उनका डॉट प्रोडक्ट अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा हो तो आप 0 लिख दें उसका, बिकॉज कॉस 90 0 होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा पहुंचता है और आपके काम का है अगर वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। थैंक यू वेरी मच।